हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जो है चार्ल्स और बॉयल्स का सम्मिलित रूप। तो सभी लोग आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? बॉयल और चार्ल्स का सम्मिलित रूप। ठीक है, यानी कि बॉयल और चार्ल्स को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो बॉयल्स का और चार्ल्स को हम लोग को सम्मिलित रूप निकालना है, यानी कि हम लोग को निकालना है PV इक्वल टू RT। इस वाली इक्वेशन हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना किसी गैस का दाब P, किसी गैस का दाब P, ताप T, आयतन भी हो तो। ठीक है, ये सब चीज मान लिए। माना किसी गैस का दाब P, ताप T तथा आयतन भी हो तो हम लोग बॉयल के नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं? बॉयल के नियम के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं? बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम हम लोग याद करिए, एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या फॉर्मूला था? हम लोग पढ़े थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी कि अगर हम लोग आयतन को बढ़ाएंगे तो दबाव क्या होगा? कम होगा, या फिर दबाव को कम करेंगे तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, ये वाला नियम हम लोग पढ़े थे। किसके में पढ़े थे? बॉयल के नियम में पढ़े थे। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। और यहाँ पर क्या था? यहाँ क्या कांस्टेंट है? यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ T स्थिरांक है। T क्या है? स्थिरांक है। तो ये बॉयल के नियम के अनुसार। अब हम लोग चार्ल्स के नियम के अनुसार देखते हैं। चार्ल्स के नियम के अनुसार चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होगा? तो चार्ल्स के नियम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और यहां पर क्या कांस्टेंट है? यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ P स्थिरांक है। ठीक है, ये चार्ल्स के नियम के अनुसार। तो बॉयल का नियम ये हो गया, चार्ल्स का नियम ये हो गया। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मिलाने पर दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मिलाएंगे। दोनों को मिलाने पर अगर हम लोग दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। क्या हम लोग लिख सकते हैं? अगर इस तरह से भी लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है? वही मान लीजिए कि हम लोग P को ढक दिए तो क्या हुआ? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और यदि हम लोग T को ढक दिए तो V अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक, तो हम लोग इन दोनों को मिलाए तो ये होगा। अब आप लोगों को पता है कि वेरिएशन का साइन हटता है तो एक इक्वल टू देकर क्या लाते हैं? कांस्टेंट लाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर वेरिएशन का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू देकर क्या लाएंगे? एक कांस्टेंट लाएंगे। और उस कांस्टेंट को यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? R लिखते हैं। क्या लिखते हैं? R। K नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? R लिखते हैं। RT/P। आया बात समझ में? RT/P। जहां पर यहाँ R क्या है? यहाँ R स्थिरांक है। यहाँ R क्या है? स्थिरांक है। R क्या है? R यहाँ पर स्थिरांक है, याद रहेगा। और इस R को हम लोग कहते हैं, इस R को हम लोग क्या कहते हैं? इस R को कहा जाता है मोलर गैस स्थिरांक, या फिर मोलर गैस कांस्टेंट स्थिरांक। इस R को क्या कहते हैं? मोलर गैस स्थिरांक। आया बात समझना? R को क्या कहते हैं? मोलर गैस स्थिरांक। अब यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो तो क्या हो जाएगा हम लोग का? PV इक्वल टू RT। और इसी चीज को हम लोग को ना लाना था, बस हो गया। चार्ल्स और बॉयल्स का सम्मिलित रूप PV इक्वल टू RT। आया बात समझ? एकदम आसान तरीका से इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग एग्जाम में देता है और काफी आसान तरीका से आप लोग को ऐसे कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को ये पता चल गया PV इक्वल टू क्या होता है? RT होता है। अब यहाँ से हम लोगों को अगर R का वैल्यू निकालना है तो R का वैल्यू क्या हो सकता है? R का वैल्यू हो सकता है PV/T। ये क्या हो सकता है?
आर का वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे आर का ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आर का क्या निकालना है अपने को, अब आर का हम लोग को निकालना है वैल्यू। क्या वैल्यू होगा, देखिए आर इक्वल टू क्या होता है, पी वी बट्टे में टी। अब देखिए अगर हम लोग भी ले रहे हैं 22.4 लीटर, ठीक है, और टी ले रहे हैं 273 केल्विन, और पी ले रहे हैं 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम ले रहे हैं, तो आर का जो वैल्यू होगा, इस सभी वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा पी का वैल्यू 1 इंटू 200 सॉरी 22.4 बट्टे में 273, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.082 और 0.082 क्या यूनिट, क्या तो इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा सबसे पहले 1 है ना, तो 1 एटीएम और यहाँ पर लीटर, तो लीटर एटीएम और नीचे में क्या है, मोल है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये होता है किस चीज का, ये होता है ये होता है आर का वैल्यू किसमें, लीटर एटमॉस्फेयर में। आर का मान किसमें, लीटर एटमॉस्फेयर में। आर का मान लीटर एटमॉस्फेयर में 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर आर का मान एसआई पद्धति में पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो आर का मान एसआई पद्धति में होता है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये किस में आया है, एसआई में आया है। और यही अगर सीजीएस में रहेगा तो सीजीएस में रहेगा 8.31 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बस ये किसका वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम लोग का आर का। तो यहाँ पर अब हम लोग आर का वैल्यू निकाल लिए हैं तीनों ही सिस्टम में। तो आर का मान लीटर एटमॉस्फेयर में 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आर का मान एसआई सिस्टम में क्या होगा, 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और यही आर का मान सीजीएस में क्या होगा, 8.31 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आए बात समझना। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को पता चला था क्या, यहाँ पर हम लोगों को पता चला था कि आर इक्वल टू पीवी, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या पता चला था, आर इक्वल टू पीवी बाई क्या होता है, पीवी बाई क्या होता है, टी होता है। अब किसी निश्चित मात्रा, यहां पर लिख रहे हैं, किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दबाव तापक्रम नहीं, परम तापक्रम, किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दबाव, परम तापक्रम और आयतन क्रमशः P1 V1 T1 से बदलकर P2 V2 T2 हो जाता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 इक्वल टू, अगर 3 गो रहेगा तो इक्वल टू T3, ठीक ना। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता ही रहेगा। क्या हो गया, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूला से ही हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चार्ल्स और बॉयल्स का सम्मिलित रूप का फॉर्मूला। अब इस पर अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल देते रहते हैं, फटाफट इसको आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब तो पहला न्यूमेरिकल चार्ल्स और बॉयल्स के सम्मिलित रूप पर क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, निश्चित मात्रा वाली किसी गैस का आयतन
निश्चित मात्रा वाली किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 1000 सीसी है, 1000 सीसी है, जबकि दबाव कितना है? दबाव है 760 एम रखा जाता है, दबाव 760 रखा जाता है। उसी दबाव पर आयतन 500 सीसी करने पर गैस का तापक्रम कितना होगा? गैस का तापक्रम कितना होगा? ये हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निश्चित मात्रा वाली किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 1000 सीसी है, ठीक, जबकि दबाव 760 रखा जाता है। उसी दबाव पर आयतन 500 सीसी करने पर गैस का तापक्रम कितना होगा? तापक्रम पूछा गया। तो पहले सॉल्व करते वक्त पिछले क्लास में बताए थे, जो दिया जाता है उस चीज को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे जो दिया गया है। क्या दिया गया है? तो मात्रा निश्चित है, गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर। गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस है, नहीं, यहाँ पर क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। और 27 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तापक्रम। तो ये क्या दिया गया है? तापक्रम दिया गया है। तापक्रम कितना है? तापक्रम दिया गया है 27 डिग्री से। और ये पहला तापक्रम है तो ये T1 हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 1000 सीसी है। सीसी किस चीज का इकाई होता है? आयतन का। तो 1000 क्या है? आयतन है। आयतन, पहला आयतन यानी कि V1 कितना दिया गया है? 1000 सीसी। और आयतन पर, जबकि दबाव 760 रखा जाता है, यानी कि P1 कितना दिया गया है? 760 रखा जाता है। तो उसी दबाव पर आयतन अगर 500 सीसी करने पर गैस का तापक्रम कितना होगा? अब आयतन उस सेम दबाव है, दबाव को चेंज नहीं कर रहे हैं। दबाव क्या है? सेम, यानी कि P2 760 ही है। उसी दबाव पर आयतन V2 कितना है? 500 सीसी कर रहे हैं। तो तापक्रम क्या होगा? T2 पूछा गया है कि T2 क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करा जाएगा? एकदम आसान काम है, वही वाला हम लोग फॉर्मूला पता है हम लोगों को। अच्छा, सॉल्व करने के पहले आप लोगों को बताए थे कि जो भी हम लोग का डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया रहेगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इन केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 273 ऐड करते हैं। जैसे ही 273 ऐड करेंगे, यह किसमें बदल जाएगा? केल्विन में बदल जाए। तो 300 केल्विन हो गया। 300 क्या हो गया? केल्विन हो गया। चलिए, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग जानते हैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? वही जो अभी सीखे हैं, P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। P1 कितना है? तो P1 यहाँ पर है 760, लिखेंगे कितना? 760 इंटू V1 कितना है? V1 है 1000, लिखेंगे यहाँ पर 1000 बटे में T1 कितना है? 300, लिखेंगे 300 इक्वल टू P2 कितना है? P2 अपने को दिया गया है 760, सेम वही, नहीं चेंज कर रहे हैं। V2 कितना है? V2 हो जा रहा है नाउ दिस टाइम 500। और T2 हम लोग को इस बार क्या किया गया है? पूछा गया। इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 और ये 0 कट गया, और यहाँ से ये 760 कट गया, ये 0 और ये 0 एक कट गया, यानी कि T2 कितना बचा? T2 इक्वल टू हो गया, इसका 3 का गुना 5 से करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और यहाँ पर 0, ये क्या हो गया? 5 तिहाई 15 0। ये हो गया हम लोग का क्या? केल्विन में। ये किस में आ गया? केल्विन में। अब आप लोगों को पता है कि केल्विन से हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है किस चीज में? डिग्री सेल्सियस में। दोबारा से किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 273 को इस बार घटाते हैं। तो जैसे ही 273 को घटाएंगे, जैसे ही 273 को घटाएंगे, ये किस में बदल जाएगा? डिग्री सेल्सियस। अब घटाते हैं, 10 में से 3 घटेगा तो 7, यहाँ पर 14 में से 7 घटेगा तो 7, और यहाँ पर 2 में से, सही घटा रहे हैं? नहीं, 273 में 150 ना है, 5 तिहाई 15, हाँ 3, 7 में से 5 घटा 2, 3 से घटा 123 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया? अभी माइनस में आएगा, माइनस वाला बड़ा है ना, 123 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ हम लोगों का पहला न्यूमेरिकल इसके ऊपर। ठीक, इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। फटाफट इसको आप लोग क्या करिएगा? तो अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो अब हम लोग करेंगे चौथा नंबर ये इसके बाद वाला न्यूमेरिकल। लेकिन इसके बाद वाला न्यूमेरिकल करने के पहले आप लोगों को एक टर्म बताना चाहते हैं, और वो टर्म क्या है? वो है STP या NTP।
पी। एसटीपी या एनटीपी मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, दोनों एक ही है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। सामान्य ताप, सामान्य ताप, सामान्य ताप तथा दाब। सामान्य ताप तथा दाब या फिर मानक ताप तथा दाब किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है। तो मानक ताप तथा दाब तथा या फिर सामान्य ताप तथा दाब किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप को सामान्य ताप, सामान्य ताप तथा 0 डिग्री सेल्सियस ताप, 0 डिग्री सेल्सियस ताप को सामान्य ताप तथा 760 mm या 76 cm दाब, 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब को, पारे के स्तंभ के दाब को सामान्य दाब कहते हैं। सामान्य दाब कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। क्या याद करना है? 0 डिग्री सेल्सियस ताप को सामान्य ताप, 0 डिग्री सेल्सियस ताप को सामान्य ताप तथा 760 mm या 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब को सामान्य दाब कहते हैं, या फिर सामान्य को मानक भी कहा जाता है। ठीक, तो कभी भी अगर सामान्य ताप या दाब पूछेगा कि सामान्य ताप कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। सामान्य दाब कितना होता है, तो 760 mm होता है, पारे के स्तंभ के बराबर दाब। ठीक है, चलिए अब इसके बाद वाला न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है 17 डिग्री सेल्सियस तथा 870 mm दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कितना है? 76 मिलीलीटर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो मानक दबाव तथा ताप पर गैस का आयतन कितना होगा? ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना होगा, कैसे निकाला जाए? जो दिया गया उसको लिखते हैं पहले। दिया गया है, क्या दिया गया है? 17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये टेम्परेचर है। कितना है? 17 डिग्री सेल्सियस। 860 mm दाब, यानी कि ये क्या है? P है। P कितना है? P है 870 mm। दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन यानी कि V1 कितना दिया गया है? 76 मिलीलीटर आयतन है। तो मानक दबाव तथा ताप पर गैस का आयतन कितना? मानक दबाव तथा ताप पर, तो मानक दबाव कितना है? मानक दबाव कितना होता है? अभी सीखे हैं। मानक दबाव होता है 760 mm। मानक दबाव कितना होता है? 760 mm। तो मानक दबाव पर यानी कि P2 760 और दबाव पर तथा मानक ताप पर, यानी कि मानक ताप कितना होता है? मानक ताप कितना होता है? सामान्य दाब को मानक ताप कहते हैं, सामान्य ताप को मानक ताप भी कहा जाता है। तो सामान्य ताप कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, पर आयतन कितना होगा ये हम लोगों को पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या करते हैं? डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 273 ऐड करते हैं। चलिए इसमें 273 जैसे ही ऐड करेंगे, 17 में 273 जैसे ही ऐड करेंगे, किसमें बदल जाएगा? केल्विन में। कितना हो गया? 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9 2 1 3। सही है। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9 2 290 केल्विन। और यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस, इसको भी हम लोग 273 ऐड कर किसमें बदल देंगे? केल्विन में। कितना हो गया? 273 केल्विन में। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा? वही P1 V1 हम लोग जानते हैं। क्या हम लोग जानते हैं? P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। P1 कितना है? P1 की जगह पर P1 का वैल्यू, P1 कितना है? 870 बटे इंटू V1 का वैल्यू कितना है? V1 है 76, लिखेंगे 76। T1 कितना है? T1 है 290 इक्वल टू P2 कितना है? 273, लिख दें यहाँ पर 273। V2 कितना है? V2 तो हम लोग को पूछा गया है।
बाई T2। T2 कितना है 760, सही किए हैं। T2 कितना है 760, T2 760 और T2 यहाँ पर आएगा। T2 कितना है T1 V1 बाई T1 इक्वल टू T2 V2 बाई T2 और T2 कितना है T2 है 273। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 760 और यहाँ पर 76, इसको 10 बार में काटेगा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, ये जीरो और ये जीरो कट गया, और कुछ कटेगा क्या 87 तो 273 से गुना कर कर चलो करते हैं। V2 का वैल्यू निकालना है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 87 इंटू 273 बटे में 290। तो 29 इसको घटाते हैं, 29 दहा में 290 और 29 यही 87। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 3 3 के 9, 7 के 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 1 7 8 बटे में 10, नीचे में 1 जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव, कितना हो गया 81.9। 81.9 क्या है V2 मिलीलीटर में है, तो हम लोग भी किस में लिखेंगे मिलीलीटर, यही क्या हो गया हम लोग का आंसर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है किसके ऊपर, चार्ल्स और बॉयल्स के सम्मिलित रूप के ऊपर। फटाफट इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे आदर्श गैस और वास्तविक गैस किसे कहते हैं। इसके बाद है आदर्श गैस, आदर्श गैस, और दूसरा है वास्तविक गैस, वास्तविक गैस। तो आदर्श गैस किसे कहते हैं और वास्तविक गैस किसे कहते हैं। तो आदर्श गैस, आदर्श बच्चा समझते हैं। आदर्श बच्चा क्या होता है, आदर्श बच्चा वही बच्चा होता है जो अपने गुरुजी के बातों को मानता है। और यहाँ पर हम लोग गैस के बारे में पढ़ना है, आदर्श गैस। तो आदर्श गैसों के गुरुजी कौन है, आदर्श गैसों के गुरुजी हैं बॉयल और चार्ल्स, ठीक है। तो जो गैसें बॉयल और चार्ल्स के नियम को पूर्ण रूप से मानते हैं उनको हम लोग कौन सा गैस कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। और जो नहीं मानते हैं उनको कौन सा गैस कहते हैं, वास्तविक गैस, ठीक। आदर्श बच्चे की तरह जो बच्चा अपने गुरुजी के बातों को मानता है वो क्या कहलाएगा, आदर्श बच्चा। जो नहीं मानता वो क्या कहलाएगा, नहीं मानता तो शरारती बच्चा, ठीक है। आदर्श गैस किसे कहते हैं, जो गैसें बॉयल और चार्ल्स के नियम को पूर्ण रूप से पालन करते हैं। लिख रहे हैं यहाँ पर, जो गैसें चार्ल्स और बॉयल के नियम को पूर्ण रूप से मानते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से मानते हैं, उन्हें कौन सा गैस कहते हैं, उन्हें आदर्श गैस कहते हैं। आदर्श गैस कहते हैं। और वास्तविक गैस किसे कहते हैं, जो गैसें चार्ल्स और बॉयल के नियम को नहीं मानते, उन्हें कौन सा गैस कहते हैं, उन्हें वास्तविक गैस कहते हैं। वास्तविक गैस कहते हैं, ठीक है। उन्हें कौन सा गैस कहते हैं, वास्तविक गैस। कुछ वास्तविक गैस का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, तो आप लोग जितनी भी गैसों का नाम सुने हैं अभी तक वे सबके सब कौन से गैस है, वास्तविक गैस है। जैसे कि हाइड्रोजन वास्तविक गैस, नाइट्रोजन वास्तविक गैस, मीथेन वास्तविक गैस, CO2 वास्तविक गैस, हीलियम वास्तविक गैस, ऑक्सीजन वास्तविक गैस, इत्यादि जितनी भी गैसें हैं सबके सब कौन सी गैसें हैं, वास्तविक गैस। तो आदर्श गैस कौन सी है हुई भाई, आदर्श गैस से कोई गैस होती ही नहीं है संसार में, आदर्श गैस नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। तो आदर्श गैस कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती, कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है, याद रहेगा, कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती। अच्छा, क्या हम लोग वास्तविक गैस को आदर्श गैस की तरह बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, वास्तविक गैस जो भी गैसें हैं उसके तापक्रम को हम लोग कम कर कर और दबाव को बढ़ाकर, तापक्रम को क्या कर कर कम कर कर, वास्तविक गैस के तापक्रम को बढ़ाकर, तापक्रम को क्या कर कर
बढ़ा कर और दाब कम कर के वास्तविक गैस के तापक्रम को बढ़ाकर और दाब कम करके आदर्श गैस में वास्तविक गैस के तापक्रम को बढ़ाकर और दाब कम करके आदर्श गैस में बदला जा सकता है तो ये हुआ हम लोग का कौन कौन सा गैस है, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोगों का एक होमवर्क रहा, आप लोगों को अंतर लिखना है। क्या लिखना है? अंतर लिखना है। क्या किसके किसके बीच अंतर लिखना है? आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर लिखना है। अंतर लिखे और कितना को अंतर लिखना है? आप लोगों को अंतर लिखना है 1, 2 और 3। ये 3 अंतर आप लोगों को लिखना है किसके किसके बीच में? आदर्श गैस और वास्तविक गैस। ठीक, तो आज का क्लास फिलहाल इतना तक ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।